अभी अपन बात करते हैं गेमिंग फ्लाईव्हील की। तो गेमिंग फ्लाईव्हील भी सिमिलर ही है जैसे डिफाई की होती है, जैसे एल1 की होती है। यहाँ पे भी आप जो गेम बना रहे हो, क्या पर्पस के लिए बना रहे हो, कैसा गेम बना रहे हो, क्या सॉल्व कर रहा है, मार्केट में क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है, राइट। सो वो स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे भी प्रोजेक्ट लॉन्च जब करते हो, अच्छी टीम चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने गेमिंग स्टूडियो में काम किया, जिनका एक्सपीरियंस है अच्छा गेम बनाने का। और आपको गेम में ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि आप अच्छा गेम बनाओ ताकि लोगों को खेलने में मज़ा आए, उसका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, गेम प्ले अच्छा होना चाहिए, वो सब चीज़ों पे फोकस करना होता है। आपने वो सब सॉर्टेड कर लिया। फंड रेज करना पड़ता है गेमिंग में, और गेमिंग में भी फंड रेजिंग थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। जितना बड़ा आपने फंड रेजिंग किया उतना आप अच्छा गेम बना पाओगे। और गेम की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप ट्रिपल ए गेम बना रहे हो, आप जैसे पबजी जैसा गेम बना रहे हो, लाइक जिस पे काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स वगैरह है, तो आपको 100 मिलियन भी रेज करने पड़ेंगे, आपको 200 मिलियन भी रेज करने पड़ेंगे। जितना फंडिंग आप रेज करोगे आपको फ़ायदा होगा। गेम का जो डेवलपमेंट साइकिल होता है वो लंबा होता है, 3-4 साल तक चलता है। 3-4 साल के बाद पूरा गेम बनता है, उसके बाद भी नए नए फीचर आते रहते हैं। इनिशियल गेम बनने में 3-4 साल लग जाते हैं। अगर कोई ट्रिपल ए गेम किसी को बनाना है, किसी स्टूडियो को, तो उस पर टाइम लगता है। तो जब वो 3-4 साल का जो टाइम है, प्रोजेक्ट आपने अनाउंस किया, फंड रेज किया, और जो 3-4 साल जो डेवलपमेंट का टाइम आपका गया है, उसके बीच पे आपको कम्युनिटी को बना के रखना होता है, कम्युनिटी बिल्ड करना होता है, कम्युनिटी को इंगेज करना पड़ता है। तो गेमिंग में ये सीन थोड़ा टाइट हो जाता है। तो आप कैसे इंगेज करोगे 4 साल तक? 4 साल तक आपका कोई गेम लॉन्च नहीं हुआ है, आपने अनाउंसमेंट कर लिया, सब कुछ कर लिया, 4 साल तक आपको इंगेज करके रखना है। तो यहाँ पे जो कम्युनिटी बिल्डिंग है और कम्युनिटी इंगेजमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है गेमिंग की। अगर बात करते हैं ऑन चेन गेमिंग की, बात करते हैं वेब3 गेमिंग की बात करते हैं, तो हमने देखा भी सही 2021 में कई सारे गेम अनाउंसमेंट हुए थे, और वो गेम डेवलप हो भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं गेम डेवलप नहीं हो रहे, बट लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिटी ज़्यादा बात नहीं कर रही, क्योंकि वो इतना टाइम लोग वेट ही नहीं करते। लोगों को आदत नहीं है 4-4 साल वेट करने का, 3-3 साल वेट करने का, क्योंकि बाकी क्रिप्टो के प्रोडक्ट तो जल्दी आ जाते हैं, एल1 ब्लॉकचेन में 1-2 साल के अंदर आ जाते हैं। सो गेम के अंदर ये कम्युनिटी बिल्डिंग वाला जो जो पार्ट है वो इतना सॉर्टेड नहीं हो पाया है। इसको सॉर्टेड करने के लिए, इसको इंगेजमेंट उनकी बढ़ाने के लिए और भी तरीके यूज़ किए जा सकते हैं। ई स्पोर्ट्स इज़ वन ऑफ द वे जो यूज़ किया जा सकता है। गिल्ड फॉर्मेशन किए जा सकते हैं। कम्युनिटी को और कुछ बेनिफिट दिए जा सकते हैं। एनएफटीज वगैरह लॉन्च किए जा सकते हैं। जो एनएफटी अच्छे एनएफटी आ रहे हैं उनमें उनको वाइट लिस्टिंग दी जा सकती है। तो अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं इस टाइप की इंगेजमेंट बिल्डअप करने के लिए, इंगेजमेंट को सस्टेन करने के लिए। बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट वो भी फिगर आउट करना पड़ता है। इसके बाद गेम जब आप लॉन्च करते हो 3-4 साल के बाद, तो जब आप गेम लॉन्च कर रहे हो उसमें इंसेंटिव आपको देने पड़ते हैं। लोग गेम खेल रहे हैं, उनको गेम खेल के कितने टोकन्स वगैरह मिलते हैं, उसकी टोकनोमिक्स पे काम करना होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंसेंटिव प्रोग्राम आपको चलाने पड़ते हैं ताकि गेमर्स आए, उसको खेले, उसको यूज़ करे। पार्टनरशिप करनी पड़ती है गेमर्स के साथ, गेमर्स को ऑनबोर्ड करना पड़ता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये सब पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब किसी गेम को सक्सेसफुल करना है। तो जो गेम के स्ट्रीमर है उनको आपको ऑनबोर्ड करना पड़ेगा, उनको गेम प्ले करवाना पड़ेगा, उनको पैसा भी देना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी। तो फंडिंग अच्छी होगी तो ये सब चीज़ें चलेगी। फंडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंडिंग के बाद गेम अच्छा बनाया है वो फंडिंग का सही यूज़ करके, तो उसके बाद फिर आप कम्युनिटी बिल्ड कर पाओगे। कम्युनिटी बिल्ड आपने एक बार कर भी ली तो कम्युनिटी इंगेज करना पड़ेगा। इंगेज करना काफ़ी मुश्किल है, 4 साल तक इंगेज करना पड़ता है कई बार कुछ गेम के केस में, क्योंकि 4 साल लग जाते हैं अच्छे गेम बनाने में। तो उस केस में आप किस टाइप से करोगे, तो आपकी स्ट्रेटजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, किस टाइप से इंगेज कर रहे हो, किस टाइप से आपकी ब्रांडिंग आप बना के रख रहे हो, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जब आपका गेम लॉन्च हो गया, प्लेयर उसको खेल रहे हैं, काफ़ी अच्छा उसको रेस्पॉन्स है, तो एक टाइम के बाद आप टोकन लॉन्च कर सकते हो, गवर्नेंस पे जा सकते हो, डाओ लॉन्च कर सकते हो, जो गेमिंग स्टूडियो है उसको डिसेंट्रलाइज कर सकते हो, और लोगों को बोल सकते हो कि जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रही है गेमिंग स्टूडियो, लोगों के बीच में आप बांट सकते हो। जो डाओ के होल्डर है, जिन्होंने टोकन स्टेक किया हुआ है, उनको रेवेन्यू का शेयर मिल सकता है। दैट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबल वे हियर to kind of provide value capture for people who are probably buying and who are probably staking these kind of tokens. तो इकोसिस्टम टोकन को इस टाइप से बनाया जा सकता है। इकोसिस्टम टोकन को स्टेक करने का ऑप्शन दिया जा सकता है और डाओ फॉर्म किया जा सकता है, और आप स्टेक कर रहे हो, डाओ के पार्ट हो, वोट वगैरह कर रहे हो, और आपको स्टेक करने के हिसाब से आपको उसके रिवॉर्ड मिल रहे हैं। और रिवॉर्ड कहाँ से आ रहा है? जो गेमिंग स्टूडियो है वो जो पैसा जनरेट कर रहा है, जो भी सेल वगैरह हो रही है गेमिंग के अंदर, जो भी एसेट वो लोग सेल कर रहे हैं गेमिंग के अंदर, जो स्किन्स वगैरह है, गेमिंग स्किन्स है, एज ए एनएफटी वो सेल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एक्सी इन्फिनिटी ने 2021 में 3 से 4 बिलियन डॉलर की सेल की थी, और उसमें से मेजर पार्ट उनके पास ही गया, फाउंडर्स के पास ही गया, टीम के पास ही गया, लोगों को तो कुछ मिला नहीं। तो अगर सोचो कि इस टाइप का गेम आगे जाके आता है एक्सी इन्फिनिटी जैसा, जिसकी एनएफटी सेल इतनी होती है और उसका 50-60% पार्ट भी होल्डर को मिलता है, तो गेम चेंजिंग हो जाएगा, राइट। रेवेन्यू शेयरिंग काफ़ी बड़ी चीज़ हो सकती है गेमिंग इकोसिस्टम टोकन के केस में। तो अगर वो सॉर्ट आउट होता है, वो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, तो वो एक अच्छा फ्लाईव्हील का पार्ट बन सकता है।
तो जब ये सब चीज़ें हो जाएगी कि सेल बढ़ रही है, NFT सेल बढ़ रही है, एसेट की सेल बढ़ रही है, उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ जो उनका टोकन स्टेक किए हुए हैं, टोकन होल्ड करके चल रहे हैं, तो उस पर काफ़ी अच्छा एक इफेक्ट बन जाएगा। एक मार्केट में हाइप बन जाती है कि यार ये टोकन हम बाई करेंगे, ये टोकन बाई करेंगे तो यहाँ पे इतना रिटर्न हमको मिल रहा है, और इसकी सेल लगातार बढ़ रही तो रिटर्न आगे और मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा सीन बन जाता है और लोग एक फोमो आ जाता है और लोग उसके हिसाब से बाई करते हैं, बाइंग प्रेशर आ जाता है और वहाँ पे प्राइस अप्रिशिएट हो जाती है। तो फोमो का एलिमेंट काफ़ी ज़रूरी है। जितनी भी फ्लाईव्हील मैंने आपको बताई वहाँ पे फोमो क्रिएट करना पड़ेगा इन द एंड जाके। तो फोमो कहाँ से आएगा? या तो फोमो कम्युनिटी से आता है, कम्युनिटी बहुत बात कर रही है उसके बारे में, या फोमो आता है ऑन चेन से। सो कम्युनिटी वाला गेम पहले बहुत चलता था, अभी ऑन चेन का गेम भी चल रहा है कि ऑन चेन पे नंबर दिख रहे हैं तब भी लोग फोमो करते हैं। तो अभी ऑन चेन का नॉलेज इतना नहीं है, बट टाइम के साथ ऑन चेन का नॉलेज लोगों को जैसे बढ़ेगा तो वो और ज़्यादा उसको वैल्यू करेंगे। बट इन द एंड तो कम्युनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जो भी फ्लाईव्हील मैंने आपको बताई है, कम्युनिटी अगर उसको ढंग से प्रमोट कर रही है, उसके बारे में बात कर रही है, उसको आगे सब जगह फैला रही है, पॉजिटिव नैरेटिव बना रही है, तो वहाँ पे लोग और फोमो करेंगे और बाई करेंगे और बाइंग प्रेशर आएगा। और उनकी टोकोनॉमिक्स सॉर्टेड है इन टोकन्स की, चाहे L1 हो, डिफाई हो, गेमिंग हो, टोकोनॉमिक्स पे काम अच्छा किया है, सप्लाई डिमांड का रेशो अच्छा रखा है। तो उस केस पे जब डिमांड सही है, उस केस पे अगर सप्लाई टाइट है, डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस जो है वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी, प्राइस भी ऊपर जाएगी और कहीं ना कहीं अच्छे गेंस भी लोगों को मिलेंगे। तो उस टाइप से काम होगा। सो ये फ्लाईव्हील चलेगी तो प्राइस बढ़ेगी, और प्राइस तभी बढ़ेगी जब कम्युनिटी साथ देगी, जब प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, जब फंडिंग अच्छी होगी, जब इंसेंटिव अच्छे आएंगे, जब इकोसिस्टम अच्छा बनेगा, जब टोकनोमिक्स सॉर्टेड होगी। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क है। तो डिफाई का मैंने आपको बता दिया, गेमिंग का बता दिया, L1 L2 का बता दिया। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया कि प्राइस कैसे बढ़ती है फंडामेंटल लेवल पे, फ्लाईव्हील इफेक्ट कैसे चलती है, किस टाइप से ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ का पूरा फ्रेमवर्क है, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। एक नया टॉपिक ये हो सकता है आपने पहली बार इसके बारे में सुना हो, ज़्यादा लोग डिस्कस नहीं करते क्रिप्टो में फ्लाईव्हील के बारे में। डिफाई में लोग करते हैं, डिफाई में काफ़ी कॉमन टर्म है, बट बाकी L1 L2 केस में, गेमिंग के केस में इतना डिस्कस नहीं हुआ है। एक नई चीज़ है, मैंने सोचा कि आपको शेयर करूं और यहाँ से आपको आइडिया लग गया है, क्योंकि फ्रेमवर्क आपको मालूम पड़ गया कि क्या चीज़ें चाहिए होती है। जब आपको ये पता है कि हमको ये रेसिपी बनानी है, सक्सेसफुल प्राइस बढ़ाने की रेसिपी बनानी है किसी प्रोजेक्ट की, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें डालनी पड़ेगी, कौन कौन से मसाले लगेंगे। ये सारे जो मसाले हैं वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। तो कोई भी प्रोजेक्ट आप चेक करते हो तो आपको ये सब मसाले पता लगाने पड़ेंगे कि इसमें ये चीज़ कैसी है, इसमें फंडिंग कैसी है, ये क्या काम कर रहा है, प्रोजेक्ट कैसा लॉन्च हुआ है, कम्युनिटी कितनी बड़ी है, कम्युनिटी किस टाइप की कम्युनिटी है, कम्युनिटी के लोग गाली दे रहे हैं या फिर तारीफ कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, एजुकेशनल पोस्ट डाल रहे हैं, कम्युनिटी क्वालिटी कैसी है, उनका इंसेंटिव प्रोग्राम कैसे, कितने इंसेंटिव मिल रहे हैं, इकोसिस्टम कैसा डेवलप हुआ है, गवर्नेंस कैसी है। तो जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, डिफाई के केस में बताई है, L1 के केस में बताई है, L2 केस में बताई है, गेमिंग के केस में बताई है, इसके हिसाब से एलिमेंट आप चेक करते रहो, आइडिया लगाते रहो, तो आइडिया लग जाएगा कि आपको प्रोजेक्ट में कितना दम है। तो प्रोजेक्ट में दम पता लगाने के लिए फ्लाईव्हील समझना ज़रूरी है। आपने फ्लाईव्हील समझ लिया तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नए प्रोजेक्ट में फ्लाईव्हील नहीं बनती। ये जो मैंने बताया डिफाई का, L1 का, गेमिंग का, जो फ्लाईव्हील का मॉडल्स बताया है, ये उन प्रोजेक्ट पे एप्लीकेबल है जिनका कहीं ना कहीं 2 से 3 साल का टाइम उनको हो गया है, राइट। उनका इकोसिस्टम एक मैच्योर हो चुका है। एटलीस्ट आप 2 साल का टाइम लेके चलो, जो 2 साल पुराने प्रोजेक्ट है एटलीस्ट उस पर ये चीज़ एप्लीकेबल है। तो प्रोजेक्ट काफ़ी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, जिसका अभी तो मेननेट भी लाइव नहीं है, जिस पे यूजर्स है ही नहीं, प्रोडक्ट आया है नहीं, उस पर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, उस पर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। तो जो मैच्योर प्रोजेक्ट है, जो पुराने प्रोजेक्ट है, उस पर ये फ्लाईव्हील इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हो और समझ सकते हो कि प्रोजेक्ट ने कितना अचीव किया है और कहाँ पे कमियाँ हैं और ये कमियाँ कैसे दूर हो सकती है, और उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो कि वेदर इट इज़ ए राइट इन्वेस्टमेंट और नॉट। सो यहाँ पे क्रिप्टो फंडामेंटल का सेक्शन है वो कंप्लीट होता है, और यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। टोकोनोमिक्स के बारे में डिस्कस किया है, उसके बाद में क्रिप्टो सेक्टर के बारे में डिस्कस किया है, क्रिप्टो के फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं प्रोजेक्ट लेवल पे, उस पर काफ़ी हमने बात की है। फ्लाईव्हील के ऊपर बात की है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात की है, प्रो क्रिप्टो इन्वेस्टर कैसे बनते हैं उसके ऊपर बात की है। तो आई थिंक 2-2.5 घंटे का कंटेंट इसमें गया है इस सेक्शन में, और आपको काफ़ी हेल्प करेगा टोकोनोमिक्स समझने में, फंडामेंटल समझने में, और फ्लाईव्हील समझने में, रिस्क मैनेजमेंट समझने में। और ये चीज़ें आप इंप्लीमेंट करोगे ढंग से तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आगे जाके आप सही डिसीजन ले पाओगे, और आपका जो इंट्यूजन होगा वो डेटा ड्रिवन होगा। आप डेटा यूज़ करके वो इंट्यूजन बनाओगे, और कहीं ना कहीं वो आगे आपका प्रेडिक्शन भी अच्छा हो जाएगा। जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे नेक्स्ट बुल मार्केट के लिए, आप ऐसा ही जगह कर पाओगे, सही डिसीजन ले पाओगे, और आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नए सेक्शन में जल्दी। नए सेक्शन में हम क्रिप्टो नैरेटिव्स के ऊपर बात करेंगे। क्रिप्टो नैरेटिव्स अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी लंबा होने वाला है, उसमें भी 2-3 घंटे का कंटेंट जाएगा, और काफ़ी अच्छे नैरेटिव्स है,
उनके ऊपर बात करेंगे और नरेटिव्स को आप समझोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेक्टर्स में ग्रोथ हो सकती है, और उसमें टॉप प्रोजेक्ट भी बताने वाला हो। यहाँ पे ये थोड़ा सा एक सरप्राइज आपके लिए, जो नरेटिव के अंदर जो मेरे टॉप प्रोजेक्ट है वो भी मैं शेयर करने वाला हूँ, जो मैं जनरली करता नहीं हूँ बट मैंने सोचा मैं कर लेता हूँ ये कोर्स के अंदर। सो आई विल ऑल्सो शेयर कपल ऑफ टॉप प्रोजेक्ट जो आप वॉच आउट कर सकते हो, उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, टोकोनॉमिक्स स्टडी कर सकते हो, फंडामेंटल स्टडी कर सकते हो। आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इस टाइप के से स्टडी करना है। प्रोजेक्ट के नाम मैं आपको बताऊंगा और आपको असाइनमेंट भी दे दूंगा कि आप उनकी स्टडी करके बताओ। उसके हिसाब से आपका जो थेसिस है और क्लियर हो जाएगा। सो नरेटिव वाले सेक्शन में काफ़ी कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी अच्छा होने वाला है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन वेरी सून। थैंक यू।